गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग JCERT के द्वारा जारी मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि JCERT के द्वारा 11वीं कक्षा के दूसरी शाब्दिक परीक्षा के लिए 3 मॉडल सेट जारी किए गए हैं, जिसमें से पहला मॉडल सेट मैंने सॉल्व कर दिया था और आज दूसरे मॉडल सेट को सॉल्व करके देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन उसका करेंगे, हम लोग विश्लेषणात्मक तौर पे उसको सॉल्व करेंगे और उससे जो छोटी छोटी बातें होंगी, रिलेटेड जो थियरीज होंगी, वो हम लोग एक बार रिवीजन भी उसका कर लेंगे। तो इस सॉल्यूशन को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगर कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, सजेस्ट करेंगे, हम मुझे मेरे लिए सजेशन छोड़ेंगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलेंगे। तो आइए समय को बिना बिताए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन। यहाँ मेरे हाथ में ये दूसरा मॉडल सेट है जिसको मैंने सॉल्व कर लिया है इस पर, और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए सबका सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है। फिर से एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 13 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से 7 में से 1 से लेकर 7 तक में से 5 का जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 to 14 ये क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन बी में, और उसमें सभी 5 का सवाल लिखना है, 5 का जवाब लिखना है। तो हो गए 5 और 5 10, और क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक जो सवाल है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और उसमें से 3 का जवाब लिखना है। तो 13 क्वेश्चन का जवाब लिखना है और हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 19 क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है सेक्शन ए का, राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। पिछले सेट में CO का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन था, तो यहाँ भी लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन लिखना है हमें, और वो लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन है H2O का। तो देखिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन लिखना है, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ H2O। तो आपको पता होगा कि हमें पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना होता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गया हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन में 6 होता है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, और उन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनके बीच में बांटना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के बीच में। तो उसमें कहता है कि आपको एक पॉसिबल अरेंजमेंट लिख लेना चाहिए, जिसमें एक सेंट्रल एटम को पहचान लीजिए और दूसरा सराउंडिंग एटम को पहचान लीजिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 2 हाइड्रोजन है तो वो सराउंडिंग होंगे और 1 ऑक्सीजन है तो सेंट्रल एटम है, और दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर डाल दीजिए। 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर डालने के का मतलब होता है कि हर एक एटम कम से कम 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, और 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में डाल देने हैं। अब देखना है कि हमारे पास बचता कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 8 में से 4 हमने खपत कर दिया है, तो 4 खपत करने के बाद 4 बच गया। चाहिए कितना? हाइड्रोजन को तो अपना डिवेट पूरा करना है, तो 1 भी नहीं चाहिए, इसको भी 1 भी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को 4 चाहिए और 4 हमारे पास है, और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इस तरह से ये H2O का लुईस स्ट्रक्चर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स का यह एक सवाल है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड जो शब्द है उसका मतलब होता है एकदम से अलग थलग, एकदम से अलग। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें इन अ सिस्टम इफ there is
नो ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज मास टू एंड फ्रॉम सराउंडिंग। कहता है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिससे न तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो और न ही मास का ट्रांसफ़र हो सराउंडिंग के बीच में, तब हम वैसे सिस्टम को कहते हैं कि वह एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एकदम से अलग थलग सिस्टम है। तो सपोज कीजिए ना कि यह एक सिस्टम है और इस सिस्टम से न तो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग के बीच में और न ही मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों तरफ लिख देना होगा, और न ही मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। वैसे 100% आइसोलेटेड सिस्टम हो भी नहीं सकता है, होता भी नहीं है, अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन हमारा जो थर्मस फ्लास्क होता है, याद होगा आपको कि दूध गर्म करके पानी गर्म करके थर्मस में रख देते हैं तो वो घंटों गर्म रहता है, तो उसको कहते हैं हम एक आइसोलेटेड सिस्टम के जैसा वो सिस्टम है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि थर्मस फ्लास्क एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको याद होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पहचाने जाते हैं उसका बेसिस होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेंस ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करना शुरू कर दे तो वहाँ से पी ब्लॉक शुरू होगा, और पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में भी 6 ग्रुप्स होंगे और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, S में तो जाएगा ही, उसके बाद NP 1 से लेके 6 तक, वेयर दिस N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ग्रेटर देन 1। 1p तो होता नहीं है, तो यह इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर NP1 हुआ तो ग्रुप 13, NP2 हुआ तो ग्रुप 14, NP3 हुआ तो ग्रुप 15 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर क्या असर होता है। सपोज कीजिए कि कोई रिएक्शन है A + B और यह दे रहा है C + D। तो एक बार जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ कोई कैटलिस्ट, सपोज कीजिए कि हमने M डाला है, कोई कैटलिस्ट है ये M, तो कैटलिस्ट जितना रिएक्शन फॉरवर्ड को कैटलाइज करता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटलाइज करेगा, और इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होगा। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वह जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। फाइनली नेट रिजल्टेंट जो होगा वो निग्लिजिबल होगा, 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं ए कैटलिस्ट catalyzes forward reaction and backward reaction in same extent। वह बराबर उसको कैटलाइज करता है, इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होगा। नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिंदी में ऑक्सीकारक कहते हैं।
एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो देखिए अगर हम लिखें MnO4 माइनस प्लस I माइनस, यह दे रहा है MnO2 प्लस I2। तो पहले तो ये डिसाइड कर लेना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। यहाँ Mn प्लस 7 है, ये -1 है, यहाँ +4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो देखिए मैग्नीज का 7 से घट के 4 हो गया तो ये रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ देख लीजिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके खुद का रिडक्शन हुआ है, उसके खुद का रिडक्शन हुआ है। तो एक जुमला हम ये कह सकते हैं कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज अंडरगोज रिडक्शन, या यूँ कह दीजिए कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो ये हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है राइट IUPAC नेम। एक कंपाउंड दिया है जिसका IUPAC नेम लिखना है। तो उस कंपाउंड को पहले लिखना पड़ेगा, CH3 CH CH2 CH CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3, यही है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुन लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप है जो साइड चेन्स हैं। तो यहाँ लिखाएगा 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। तो आप सभी लोग जानते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जो न एसिडिक है न बेसिक है, तो pH का वैल्यू कितना होता है? 7। ये द वेल नोन फैक्ट है कि pH का वैल्यू होगा 7। तो सेक्शन A यहाँ तक समाप्त हुआ। सेक्शन A में जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से मात्र हमें 5 का जवाब लिखना है। 7 क्वेश्चंस पूछे गए, तो हमें मात्र 5 का ही जवाब करना है इसमें। अब सेक्शन B में आइए। सेक्शन B में कहता है अ सिस्टम अब्जॉर्ब्स 701 जूल ऑफ हीट एट 394 जूल एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय इट। तो हीट जो एब्जॉर्ब किया वो कितना था? 701 जूल, और वर्क जो किया है वो है 394 जूल। 394 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक, देखिए बड़ा आसान है। तो थर्मोडायनामिक्स का ये सवाल है। थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी सिस्टम अगर वर्क करता है तो जितना आपने हीट दिया है वो जितना हीट एब्जॉर्ब करता है वो कंजर्व रहेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इस हीट का यूटिलाइजेशन कुछ वर्क करने में होगा और कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में होगी। तो उसका स्टेटमेंट है Q इज इक्वल टू कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हुआ और कुछ वर्क करने में खर्च हुआ। तो Q का वैल्यू है 701 इज इक्वल टू डेल्टा E और प्लस 394 जूल, देयरफॉर डेल्टा E तो हो जाएगा 701 माइनस 394। तो ये कहता है कि इंटरनल एनर्जी उसकी कितनी बढ़ेगी। तो इसी का जो डिफरेंस होगा वह इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आएगा। और ये बड़ा ही कंसेप्चुअल बात है, इसको समझ लेना है कि अगर किसी भी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो वह हीट
या तो वर्क करने में खर्च होगा, नहीं तो उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगा। तो दो ही बातें हो सकती है, और उसमें से वर्क करने में जितना खर्च हुआ, बाकी जो बच गया वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गई। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो ए में है C2H2, सॉरी C2H4। तो C2H4 का आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, बड़ा ही आसान है, ये क्लास 10 में भी इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा एंड सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या और टोटल पाई बॉन्ड की संख्या, तो देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, और पाई बॉन्ड की संख्या 1। वैसे ही बी में क्वेश्चन कह रहा है C2H2, C2H2। तो C2H2 में HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड एक ये है, एक ये है, और ये दोनों पाई बॉन्ड है, और ये सिग्मा। तो सिग्मा की संख्या हो गई 3 और पाई की संख्या हो गई 2 एसिटिलीन में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि व्हाट आर लुईस एसिड एंड बेसिस, गिव एन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो देखिए लुईस एसिड कहते हैं वैसा स्पीशीज जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, हम उनको लुईस एसिड कहते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी तो वो लुईस एसिड कहलाएंगे। या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि BF3 है, इसके पास बोरॉन के पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, यह लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और लुईस बेस एक ऐसा कंपाउंड है या स्पीशीज है, एलिमेंट भी कह सकते हैं उसको, एटम भी कह सकते हैं, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इसलिए मेटल्स को हमेशा लुईस बेस के कैटेगरी में रखा जाता है। या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, जैसे NH3 के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब एक लोन पेयर है, इसलिए यह एक लुईस बेस हुआ। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वह लुईस बेस है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़रूरत से कम है, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, वह लुईस एसिड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। ठीक है, इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल पूछ रहा है कि नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 दैट। तो ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हमें लिखना है। तो ग्रुप 14 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 14 में एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। तो इनमें से हमें ये जवाब देना है कि मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल के होते हैं, तो सबसे मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कार्बन का होगा। कार्बन सबसे बड़ा नॉन मेटल है उसमें। कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लीड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। आपको याद होगा कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो लोअर मेंबर्स के लिए 2 यूनिट कम ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो सबसे लोएस्ट मेंबर जो है, सबसे नीचे वाला मेंबर लीड, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 से ज़्यादा स्टेबल होगा, +2। यूज्ड एज सेमीकंडक्टर सी में। तो आप सभी जानते हैं जर्मेनियम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। देखिए 3 नंबर मिल गया।
और क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक सवाल है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसका असमानुपातन अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का कहता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता हो, हम उसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा क्योंकि ये पेरोक्साइड है। वाटर में ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और ऑक्सीजन पर 0। तो ये -2 से घट के -1 से घट के -2 हो जाना रिडक्शन कहलाया और -1 से बढ़ के 0 हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाया। तो एक ही स्पीशीज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए यह एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू। क्वेश्चन नंबर 13 में ए में कहता है बेंजीन से हमें बनाना है नाइट्रोबेंजीन। तो पहले तो स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ बेंजीन का। बेंजीन है और इससे हमको बनाना है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप लगाना है। तो आपको याद होगा कि नाइट्रेटिंग एजेंट होता है मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। इन दोनों का मिक्सचर नाइट्रेटिंग एजेंट कहलाता है और यह नाइट्रो ग्रुप देता है और बेंजीन से नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और ये नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया। बी में कहता है, ये तो ए में बनाना था कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो करना क्या है हमको कि Cl2 से रिएक्शन कराना है और कोई भी लुईस एसिड FeCl3 यहाँ डाल देना है तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और इसका बड़ा आसान है मैकेनिज्म कि ये FeCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, वो Cl के साथ रिएक्ट करता है तो इसका FeCl4 माइनस बनाता है और Cl प्लस बनाता है और यह जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करता है बेंजीन पे, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। इथाइल बेंजीन, ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है कि बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाना है। तो यह बेंजीन हुआ और इथाइल बेंजीन बनाना है हमको, तो इथाइल बेंजीन में CH2 CH3। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। CH3 CH2 Cl से रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन कहा जाता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और यहाँ CH2 CH3 लग जाएगा। तो बेंजीन से इथाइल बेंजीन भी हम लोगों ने बना लिया। डिस्कस द जियोमेट्री एंड शेप ऑफ H2NH3 मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, NH3 एंड H2O। तो देखिए NH3 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो 3 ठो सिग्मा बॉन्ड है और प्लस 1 ठो इसके ऊपर लोन पेयर है, तो हो गया टोटल 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो sp3 का मतलब है कि नाइट्रोजन में 4 ऑर्बिटल्स होंगे 109 डिग्री 28 मिनट पर एक ठो ऐसे। तो यहाँ तो एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और इसमें एक लोन पेयर होगा। और इस तरह से इसका शेप हो गया
ऐसा पिरामिडल शेप हम लोग कहते हैं इसको। ये लोन पेयर हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये शेप पिरामिडल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह मॉलिक्यूल पिरामिडल है। देखिए शेप पिरामिडल है लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। शेप पिरामिडल है और बॉन्ड एंगल इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन 107 डिग्री है इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण। वैसे ही अगर आप चाहें तो H2O मॉलिक्यूल में निकाल लें। H2O मॉलिक्यूल में भी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ऑक्सीजन का तो sp3 ही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन यह sp3 ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 ठो लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर की संख्या है 2 हाइड्रोजन है और लोन पेयर की संख्या है 2। तो अब इसमें भी बात वही आएगी, ऑक्सीजन के 1 2 3 4, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसका शेप हो जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। तो इसका शेप हो जाएगा एंगुलर। ये एंगुलर मॉलिक्यूल है, ज्योमेट्री फिर से टेट्राहेड्रल ही होगी और इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर के कारण रिपल्सन फील हो रहा है इधर भी। तो ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, जबकि होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब सेक्शन सी में आ जाइए। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमको कंप्लीट करना है रिएक्शन को। CH2 है, देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से रिडक्शन कराया, हाइड्रोजनेशन कराया और लिया है PD PT प्लैटिनम पैलेडियम निकेल इसके प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट होगा, देखो हाइड्रोजन दोनों से जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, इथेन होगा, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बी में देखिए, बी में कहता CH3Br 2Na CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। यह ऊर्ज रिएक्शन है, सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ से 2NaBr बाहर निकल जाता है और बनता है CH3 इथेन। यह एक ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं इसको। सी में कहता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 और इसमें HCl डाल दिया है, तो यहाँ एडिशन होना है और वो हम मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, याद होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन कहता है कि इफ़ at the unsymmetric alkene there is addition of reagent, then the positive part of the reagent goes to that carbon atom which bears the maximum number of hydrogen atom। तो देखिए इन्हीं दोनों पर 1 और 2 इसको कह देता हूँ। तो 1 पर और 2 पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को जाना है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा और यहाँ क्लोरीन जाएगा और तब प्रोडक्ट हो जाएगा ये CH3 CH यहाँ पर Cl और CH3। यही प्रोडक्ट होगा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ यहाँ। तो याद रखना है, एक एंटी मार्कोनिकॉफ भी होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हमेशा HBr के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन याद रखना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर डी में है, इसी का डी कहता है कि CH3 CH2Cl CH3CH2Cl और रिएक्शन कराया है अल्कोहलिक KOH से। KOH है और अल्कोहलिक है, तो देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ अल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा
और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एल्कीन होता है, तो ये बनेगा। और अगर यहाँ एक्वस KOH होता तो ये Cl हट के और OH वहाँ लग जाता, तो वो हो जाता अल्कोहल। लेकिन यहाँ अल्कोहलिक KOH है, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है एल्कीन। CaC2 ई में है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस 2H2O और ये बनाता है C2H2 प्लस CaOH का होल 2। एसिटिलीन गैस बनाने का ये लेबोरेटरी मेथड है। ये इथाइन गैस बनता है, एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड जिसे आम केला पकाते हैं वही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब हुआ 5 तो था इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक इक्वेशन को बैलेंस करने की बात कह रहा है और वह इक्वेशन है MnO4 माइनस एक्वस प्लस I माइनस एक्वस। तो और ये दे रहा है MnO2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप पता लगा लीजिए कि कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। +7 है, -1 है, यहाँ +4 है और ये 0 है। तो 7 से घट के 4 हुआ तो ये रिडक्शन हुआ और -1 से बढ़ के 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसको दो इक्वेशन में पहले स्प्लिट करना होगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है I माइनस से I2। तो पहले तो एटम को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं और उसके बाद इधर 2 माइनस है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का मतलब यही हुआ, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो रिडक्शन हुआ है MnO4 माइनस, इससे बना है MnO2। तो देखिए इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर 2 ही ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन उधर कम हुआ, तो 2 ऑक्सीजन है तो आप ऐसा करिए कि इधर 2H2O जोड़ दीजिए। 2 H2O जोड़ दिया तो इधर 4 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर 4H प्लस जोड़ दीजिए। 4H प्लस जोड़ेंगे तो ये एसिडिक मीडियम में हुआ। अगर बेसिक मीडियम में करना है तो यहाँ 4OH माइनस भी जोड़ दीजिए। तो 4OH माइनस जोड़िएगा, मैं आपको ले चलता हूँ। 4OH माइनस जोड़िएगा, इधर भी 4OH माइनस जोड़ देना है। तो अब देखिए इधर 4H2 हो गया, इधर 2H2 हो गया, तो 2H2 इधर आएगा, 2H2 इधर आएगा तो यह 2H2O हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2H2O और उधर हो गया 4OH माइनस, यह H2O कैंसिल हो गया। ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हुआ। एसिडिक मीडियम में करके कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक मीडियम में करें। तो जिधर जितना ऑक्सीजन घट गया इसके अपोजिट साइड में उतना वाटर जोड़िए और उसका 2 गुना OH माइनस उस साइड में जोड़ दीजिए। ये बैलेंस हुआ। अब हमें करना क्या है कि इधर 4OH माइनस और इधर 1 ही माइनस है, तो इधर क्या करेंगे कि 3 माइनस जोड़ देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इधर भी अब 4 माइनस हो गया, इधर भी 4 माइनस है। अब इसमें हमको दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करनी है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 कर देता हूँ मैं, 6, यहाँ पर 3 कर देता हूँ और ये 6 हो जाएगा। ठीक बात है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 6। देखते रहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। जोड़ देना है 2MnO4 माइनस,
2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H2O, ये दे रहा है 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको मिल गया। बेसिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने इसको बैलेंस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पेसीज। BF3, तो BF3 में सेंट्रल एटम है बोरॉन, तो बोरॉन में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस 3 दिया फ्लोरीन ने, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 3 मिला, 3 का मतलब हुआ sp2। PCl5 बी में है, PCl5 फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ये 5 को सराउंडिंग एटम है बाई 2, तो हो गया 5 का मतलब sp3d C। एक बात यहाँ ध्यान दिला देता हूँ कि ये जो PCl5 है वैसे ही लिखा हुआ है, तो हमने sp3d निकाल दिया है, ये गैसेस स्टेट माना गया। अगर कहीं लिखा रहे PCl5 सॉलिड तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन दूसरा होता है। PCl5 सॉलिड में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 एंड sp3, वो मॉलिक्यूल PCl6 माइनस प्लस एंड PCl4 प्लस के रूप में एग्जिस्ट करता है सॉलिड में। तो यहाँ सीधा लिखा है तो हमने उसको गैस माना और उसमें जवाब लिख दिया। SF6, तो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 6 सराउंडिंग एटम 2, 6 का मतलब sp3d2। डी में है SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, इसके लिए हम लोग सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 0 और प्लस 2 पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो 2 जोड़ देना है, 2 से डिवाइड करना है, 4 आएगा तो sp3 होगा। आपको बताते चलूँ कि रूल है कि जो सराउंडिंग एटम है उसके बदला जोड़ना है 1 कब, जब वो सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट हो। अगर वो 1 से ज़्यादा वैलेंसी वाला कोई एटम है तो 0 जोड़ा जाता है। और NH4 प्लस, एक है NH4 प्लस, तो देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस हाइड्रोजन का 4 और प्लस है तो 1 घटा देंगे बाई 2 तो हो जाएगा 4 और इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो आसान है हाइब्रिडेशन निकालना, और हाइब्रिडेशन निकाल दिया और देखिए 5 लाइन लिखा और 5 नंबर मिल गया। तो आसान है, सवाल आसान हो पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले डाटा लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O एंड N2O4 आर। तो इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हुआ कार्बन ग्रेफाइट, समझाने के लिए इसको थोड़ा सा लंबा करूँगा, और प्लस हाफ O2 गैस, इस तरह से जो बनेगा CO वो कहलाएगा इंथैल्पी, उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इसका डाटा मुझे पता है -110 किलो जूल मोल इनवर्स। उसके बाद CO2 का भी है, तो CO2 भी तभी कहलाएगा फॉर्मेशन जब ऐसे बनेगा, प्लस O2 गैस ये देगा। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको फॉर्मेशन के बारे में क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आप ये सब जानते होंगे। इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है 393 किलो जूल मोल इनवर्स। उसके बाद है N2O, तो नाइट्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये दे रहा है N2O गैस। इसके लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू है 81 किलो जूल मोल इनवर्स। सबको हम इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया,
और एक है N2O4। तो N2 गैस प्लस 2O2 गैस, यह जब बनाएगा N2O4 गैस, और इसमें जो चेंज होगा इंथैल्पी का वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स। इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। देखिए ये डाटा हमारे पास है, ये दिया हुआ डाटा है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन N2O4 गैस प्लस 3CO गैस, ये दे रहा है N2O गैस प्लस 3CO2 गैस। इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा हमें वही पता करना है। देखिए यही हमको पता करना है। तो इस टारगेट इक्वेशन से हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत एक रास्ता मिल जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए N2O4 पहले खोजिए। N2O4 इक्वेशन 4 में है, वो भी राइट साइड में है, तो इक्वेशन 4 को पलटना होगा। रिवर्टिंग इक्वेशन 4 प्लस CO किस में है, पहला इक्वेशन है, और उसको भी पलटना होगा। रिवर्टिंग इक्वेशन 1 उसमें 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 3CO है, यहाँ एक ही CO है, ठीक है। ये देगा। अब यहाँ देखना है कि N2O किस में है, इक्वेशन 3 में, तो प्लस इक्वेशन 3 सीधे जोड़ देना है। उसके बाद N2O नहीं CO2 इक्वेशन 2 में है 3 से, प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3। ये काम हमको करना होगा। और इक्वेशन जब बनाइएगा ऐसे करके तो आपको यही मिल जाएगा। हम अभी आपको दिखा भी देते हैं, अगर नहीं भी लिखे तो ये काम करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो खैर रिवर्टिंग इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 को पलट दीजिए। N2O4 ये दे रहा है N2 प्लस 2O2, आप गैस वगैरह समझते रहिए। और इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अब हो जाएगा, अब फॉर्मेशन नहीं बचेगा। और चूँकि इसको पलटे हैं तो ये साइन हो जाएगा -9.7 किलो जूल मोल इनवर्स। उसका रिवर्टिंग इक्वेशन 1 इंटू 3, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा C प्लस हाफ O2, और इसको 3 से गुना करना है, तो 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ये 3/2 हो गया। और इसके इक्वेशन एनर्जी में भी गुना हो जाएगा, तो 393 नहीं सॉरी 110, तो 3 ये प्लस साइन हो जाएगा 330 किलो जूल मोल इनवर्स। प्लस क्यों किया सो आप समझ गए होंगे, क्योंकि पलटे हैं तो पलटेंगे तो साइन बदल जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 3 है N2 प्लस हाफ O2, ये दे रहा है N2O, और इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया जितना है उतना ही 81 किलो जूल मोल इनवर्स। और उसके बाद इक्वेशन 3 को 3 से गुना करना है, इक्वेशन 2 को 3 से गुना करना है। ये तो 3 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, ये दे रहा है 3 CO2, और इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसका 3 गुना हो जाएगा। और 3 गुना जब गुना करेंगे 393 से, तो रहने दीजिए -3 इंटू 393 किलो जूल मोल इनवर्स। अब इसको जोड़िए, देखिएगा जोड़ते हैं तो सब कुछ कट जाएगा। देखिए इस N2 से N2 कट जाएगा, 3C से 3C भी कट जाएगा, N2O रह जाएगा, यहाँ 3O2 है, यहाँ 3O2 है, और इधर कितना O2 है 2 और 1.5,
3.5, 3 और आधा 3.5, ये दोनों कट जाएगा। देखिए 3.5 से 3.5 कट गया, बचा क्या, N2O4 प्लस 3CO, ये दे रहा है N2O प्लस 3CO2। अब इस सबको अगर जोड़ते हैं आप, ये तो वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कितना जोड़ना है, -9.7 प्लस 330 प्लस 81 और -393 × 3। सबको अगर सॉल्व किया जाएगा तो उतना किलो जूल मोल इन्वर्स आएगा। यही बनाने का तरीका है। तो हमने ये जो करा है ये आपको समझाने के लिए, आप यहीं से एक अंदाज़ा लगा सकते थे और इतना लिख देते तो आंसर आ जाता, वही सही आंसर होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब हुआ। और क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। आशा करते हैं आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर होंगे, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वेयर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तो N2 गैस प्लस H2 गैस, तो NH3 गैस, ये एक ही मोल रहेगा। तो ये हम 3/2 इसको करेंगे और ये 1/2 इसको करेंगे। चूँकि फॉर्मेशन की बात कह रहा है तो फॉर्मेशन तभी होगा जब ये एक मोल होगा। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया है, N2 का कंसंट्रेशन 1.5 × 10⁻² मोलर, H2 का कंसंट्रेशन 3.0 × 10⁻² मोलर, और NH3 का भी कंसंट्रेशन मालूम है, ये है 1.2 × 10⁻² मोलर। तो अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा Kc = कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 टू द पावर हाफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3/2। सारा वैल्यू पुट कर देना है। 1.2 × 10⁻² बाई 1.5 × 10⁻² टू द पावर 1/2, उसके बाद 3.0 × 10⁻² टू द पावर 3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, उतना आंसर आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। और इस तरह से 19 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो देखिए बहुत मुश्किल नहीं होता है, आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। मैंने एक इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको बताया है, डिस्कस करके बताया है, तो आसानी से उसको बनाया जा सकता है। और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए तो बहुत खुशी की बात है। न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं काटे जाते हैं और वहाँ पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो इम्प्रेस भी होता है एग्जामिनर कि स्टूडेंट्स ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाए। या न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो। तो खैर आप अच्छी तैयारी करें, अच्छे नंबर लाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। और खूब अच्छी तैयारी करें, खूब नंबर लाएं। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग सेट 3 मॉडल सेट 3 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।